गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 2 का कुछ सेकेंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने कैटेगराइज में है, कितने ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, और कौन कौन से ग्रुप का क्या क्या स्पेशलिटी है, क्या क्या स्पेशल गुण है उन लोग के पास, किस तरह से एक दूसरे से वो डिफरेंट है, वो हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर भी मैं एक चाहूँगा एक बार रिव्यू कर ले हम लोग। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको पता ही है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम नंगी आँखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, और ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ये आपका यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बात किए हुए थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखे थे वो कौन देखे थे? एक डच साइंटिस्ट थे, पुर्तगाली साइंटिस्ट थे, जो जिनका नाम था वो आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। ठीक है, एंटोनी वैन लिवियन हॉक। ठीक है, एंटोनी वैन लिवियन हॉक कब देखे थे? आपको 1674 में देखे थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैटेगराइज कितना है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो भी आपका कैटेगराइज दिया हुआ था, सबसे पहले दिया हुआ था आपका बैक्टीरिया दिया हुआ था, उसको हम लोग सिंगुलर में बैक्टीरियम बोलते हैं। वायरसेस दिया हुआ था, सिंगुलर में आपको वायरस बोलते हैं। एल्गी दिया हुआ था, सिंगुलर में एल्गा बोलते हैं। फंगी दिया हुआ था, सिंगुलर में फंगस बोलते हैं। प्रोटोजोआ था, प्रोटोजोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका 6 है, 6 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें वायरस सभी से डिफरेंट है। ठीक है, ये आप डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि ये जो वायरस आपका है, जब तक किसी होस्ट के बॉडी के बाहर है तब तक वो नॉन लिविंग थिंग है। जैसे ही वो होस्ट के अंदर जाता है तो वो लिविंग थिंग बन जाता है। ठीक है, और अपने आप को वो रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। ठीक है, और अपने आप को जनरेट करना, अपने आप को न्यू फॉर्म में लाना, चेंज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चलिए, बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। बैक्टीरिया में आपका बैसिलियस आता है, विब्रियो आता है, स्पिरुलिना आता है। ठीक है, उसके बाद आपका ये 4 कैटेगरीज दिया हुआ है, कॉकी आता है, सबका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको याद कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पढ़े थे और सब लोग अच्छे से इसको रीड भी किए होंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे कि इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये जो यूज़ होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखिए, है ना। तो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो यूज़फुल कहने का मतलब हुआ कि जैसे अभी तक हम लोग जो जान रहे हैं कि जो भी बैक्टीरिया होता है हाथ में रहता है, हाथ धो के खाना चाहिए ताकि बैक्टीरिया मेरे मुंह के अंदर ना चल जाए, और मुंह के अंदर गया तो बहुत सारे बीमारी को अपना क्रिएट कर देगा वो। तो हम लोग यही सब सुनते आ रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं ख़राब होता है, लेकिन नहीं। अभी भी आप लोग के आसपास जहाँ रह रहे हैं, जिस सराउंडिंग में आप रह रहे हैं, वहाँ भी लगभग बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म घूम रहे हैं। हमारे बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हानिकारक नहीं होते हैं, बैड नहीं होते हैं। कुछ कुछ हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में वो हमें सर्वाइव करने के लिए हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके उसका यूज़फुल थिंग्स, जो भी यूज़फुल है, जहाँ जहाँ यूज़ होती है, उसको हम लोग आज एक एक करके देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मेकिंग फूड आइटम्स, ये तो हम बता चुके थे। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार हम बता देते हैं। बैक्टीरिया हेल्प अस इन मेकिंग सर्टेन फूड आइटम्स लाइक कर्ड, चीज़, ब्रेड एंड पेस्ट्रीज। लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया हेल्प मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। आपको याद रखना होगा, एक लैक्टोबैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया है जो आपको कर्ड को बनाता है। ठीक है, और हमारे मिल्क को किस में चेंज करता है? कर्ड में चेंज करता है। ठीक है, तो रही बात सर ये क्यों चेंज होता है और कैसे चेंज होता है, किस कारण से चेंज होता है,
ये सब बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। तो चलिए मैं उसको भी आप लोग के सामने उस चीज़ को भी मैं आपको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे गर्म दूध लीजिए, ठीक है। गर्म दूध में अगर आप थोड़े सा कर्ड डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, वो एक तरह का कुछ समय के बाद वो बैक्टीरिया बनना, उसमें जो जो प्रेजेंट होता है कर्ड में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है वो उसको चेंज करना स्टार्ट कर देता है, प्रमोट करना स्टार्ट करता है और उसको कर्ड बना देता है, ठीक है। तो सर ये उसमें डालते ही उसमें कैसे बन जाता है ये हमको देखना है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे एक ध्यान में रखना होगा कि ये जो मिल्क जो होता है, मिल्क में एक तरह का शुगर प्रेजेंट होता है। मिल्क में क्या होता है, एक तरह का शुगर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोस। मिल्क में एक तरह का शुगर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोस। क्या बोलते हैं, लैक्टोस, लैक्टोस, ठीक है। ये शुगर प्रेजेंट रहता है मिल्क में, ठीक है। अब ये शुगर जैसे ही प्रेजेंट रहता है मिल्क में तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ये जो शुगर है इसको कन्वर्ट कर देती है, इसको कन्वर्ट करती है किस चीज़ में, लैक्टिक एसिड में। किस चीज़ में कन्वर्ट करती है, लैक्टिक एसिड में, ठीक है। अब ये जैसे ही इसको लैक्टिक एसिड में चेंज करती है तो ये जो लैक्टिक एसिड है और यही जो लैक्टिक एसिड है यही क्या करती है, हमारे मिल्क को कर्ड बना देती है। अब मेरे ख्याल से आप लोग में जो भी कन्फ्यूज़न था वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो क्यों बनता है वो रीज़न पता चल गया, क्योंकि इसमें शुगर है। शुगर कौन सा है, लैक्टोस है। लैक्टोस का क्या करता है, लैक्टोस को आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इसको लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है और लैक्टिक एसिड क्या करता है, पूरे मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपको लग रहा हो कि सर ये जो भी मतलब सिर्फ कर्ड को ही बनाता, नहीं भाई, कर्ड को ही नहीं बनाता है, ये आपको इडली बनाने में भी यूज होता है। उसके बाद आपका भटूरास बनाने में भी यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आपको चीज़ बनाने में, पिकल्स बनाने में, बहुत सारे फूड आइटम्स है जिसको बनाने में ये हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए अब लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे अच्छे से दिया होगा, ठीक है। प्रेजेंट इन ए मिल्क क्लम्प्स टुगेदर टू फॉर्म सॉलिडिफाइड मास, कैसिन कोagulation clumps formation take place only when the milk is acid. A spoonful curd contain the bacteria which promote the formation of curd from milk। ये आपको पता ही होगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है जो आप लोग शायद गौर नहीं किए होंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका हम क्वेश्चन भी करवाए थे। चीज़ और पनीर, चीज़ को लैक्टोबैक्टीरिया बनाता है, पनीर को स्ट्रेप्टोकोकस क्या बनाता है, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, अगर आप लोग को कर्ड बनाना है तो घर में आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ, सब लोग बना के दिखाइएगा, सब अपना पिक भेजिएगा। अगर आप लोग एक्टिविटी करना चाहते हैं तो घर में आप हमें कर्ड बना के खुद से, बिना मम्मी की सहायता से, बिना मम्मी से पूछे और जो भी बुक्स में दिया हुआ उसके अनुसार से आप बना के हमें दिखाइएगा। क्या क्या लेना है आपको, लेना है 3 कप कोल्ड मिल्क लेना है, कोल्ड मिल्क लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको हॉट मिल्क, उसके बाद कर्ड लेना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, टेक 3 कप एंड लेबल देम ABC, पुट कोल्ड मिल्क इन कप A, लुको वार्म मिल्क इन कप B एंड हॉट मिल्क इन कप C, add a spoonful of curd in each cup and stir them, keep all the cups at a warm place for a few hours. Curd is found only in cup B containing liquid milk, no change observed in cup A and C. The curd which is added initially in all the cups contains some bacteria. When the curd is mixed the liquid, आपको 3 कप लेना है, ठीक है। 3 कप लीजिएगा या 3 कटोरी लीजिएगा या 3 बर्तन लीजिएगा, ठीक है। उसमें आप पहला में आप हल्का गर्म मिल्क डालिएगा,
फिर उसके बाद आप ठंडा मिल्क डालिएगा, एक उसमें उसके बाद आपको पूरा गर्म पूरा हॉट मिल्क डालना है, ठीक है। और सब में कर्ड वाली जो दही वाली जो होती है, दही एक एक चम्मच सब में डाल दीजिएगा और इसको रात भर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा किस में नहीं बनता है। अगर आप देखिएगा तो ठंडा मिल्क में आप ये आप अपने से ऑब्जर्वेशन कीजिएगा और क्यों ऐसा होता है वो भी आप लिखिएगा, ठीक है। और हमें पिक सेंड करके भेजिएगा, ठीक है। चलिए, अभी गर्मी का दिन है, आप लोग दही भी खाते होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। Bacteria act upon tough meat and make it soft. This process is called टेंड्रीसेशन। टेंड्रीसेशन क्या होता है कि जब भी कोई टफ मीट होता है उसको सॉफ्ट बनाने के लिए अगर बैक्टीरिया यूज होती है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टेंड्रिफिकेशन, ठीक है, सॉरी टेंड्रीसेशन, ठीक है। ईस्ट सेल आर यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स। फॉर बेकिंग ब्रेड, ईस्ट along with a little sugar is mixed with our flour to make duff. The duff is kept in the warm place. The yeast use sugar present in the duff as a food. During the breakdown of sugar, carbon dioxide and alcohol are formed. यही तो आपको देखना है, ये जो आपका है ड्यूरिंग ब्रेक डाउन ऑफ शुगर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है किसको, शुगर को तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनने की जो प्रोसेस है इसी को तो हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। कोई दिक्कत इसमें। अब ये फर्मेंटेशन प्रोसेस ईस्ट कहाँ यूज करता है, आपका फ्लोर वगैरह में, आटा वगैरह में उसको फुलाने में काम देता है। उसको आप देखिएगा, जैसे मान के चलिए आप आटा लीजिए और उसको सान करके उसको गीला करके आप रखिए, जिस तरह से रोटी बनाने के लिए मम्मी यूज़ करती है उस तरह से आप रखिए, ठीक है। और उसमें थोड़ा उस सानने से पहले उसी समय क्या कीजिए, थोड़ा सा ईस्ट पाउडर आता है, ठीक है, बैक्टीरिया का पाउडर आता है, उसको आप ले करके एक चुटकी डाल दीजिए। अब देखिएगा उसका जो वॉल्यूम है, अगर वो आप कटोरा में रखिएगा तो उसका लेवल नाप लीजिएगा कितना हाइट है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप उसको कुछ देर बाद देखिएगा, हाफ एन आवर या 1.5 घंटा बाद देखिएगा तो उसका जो लेवल है वो बफ होकर के ऊपर खिला हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। The duff raised due to carbon dioxide. When this duff is used to make bread and is baked, carbon dioxide escape from the loaf, making it light and fluffy. अब यहाँ पे बात आती है कि सर वो जो भी ब्रेड बनता है वो आपका स्पॉन्जी टाइप का क्या होता है, लॉफी टाइप का क्यों होता है, क्योंकि इसके पहले जो प्रोसेस हुआ, ईस्ट जो था कार्बन डाइऑक्साइड शुगर उसको अपने भोजन के रूप में यूज किया और उसको जब ब्रेक कर रहा था तो ब्रेक करने के बाद क्या हुआ था, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल निकला। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या हुआ, उसका जो आटा है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और उसको जब हम बेल करके या कुछ ऐसे बना करके रोटी बना रहे थे या कुछ और बना रहे थे तो वो क्या हुआ, वहाँ से उसकी जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ था वहाँ से स्कैप हो गया, तो वहाँ पे एक स्पंजी टाइप का बच गया, तो इसलिए वो डफिंग टाइप का रहता है, ठीक है। Yeast is also used in day-to-day household food items like idli, dokla and dosa too. For making idli and dosa, the mixture of ground rice and dal is first allowed to stand a few hours. This mixture raised the becomes sour due to growth of yeast cell. ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो एक्टिविटी है अगर कोई करना चाहते हैं तो आप करिएगा, अगर किन्हीं को नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे पूछिएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप एक्टिविटी नहीं, ये बहुत सिंपल सा एक्टिविटी है, ज़्यादा हार्ड एक्टिविटी नहीं है, आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसको करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट आप ही को होगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा करने का, अगर फिर भी आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। सम एल्गी लाइक कोलेरा एंड सी वीड्स आर यूज्ड एज ए फूड। दे आर रिच इन सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। कोलेरा जो होता है, जो भी एल्गी होता है, एल्गी कहाँ पाया जाता है आप लोगों को पता है, सीवीड्स में पाया जाता है, इसको सीवीड्स ही बोलते हैं। एक तरह का क्या होता है, एक प्लांट की तरह होता है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल वगैरह नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगर ए जेली लाइक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी गेडियम एंड ग्रेसिलियरिया is used in preparation of various food items like ice cream, jellies and pudding.
ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये जो स्पेशल नाम दिया गया है, ठीक है, ये आपका जो भी आपका गिलिडियम है और गैरेसिलरिया है, ठीक है, ये सब जो यूज्ड किया गया है इसको आप देखिएगा बहुत सारे फूड आइटम्स बनाने के लिए किया जाता है, जैसे आइसक्रीम हो गया, जेलीस हो गया, पुडिंग हो गया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉमर्शियल यूज। कॉमर्शियल यूज कहने का मतलब बड़े पैमाने पे बहुत सारे यूज किया जाता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, बियर, वाइन और एसिटिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर ये कॉमर्शियल यूज में बहुत ज़रूरी है क्या? ये कॉमर्शियल यूज में ये सिर्फ वाइन और बियर और एसिटिक एसिड, हाँ, ये बहुत बड़े पैमाने पे यूज किया जाता है। इस चीज़ को, ये इस मैक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग करके बहुत बड़े पैमाने पे वाइन का प्रोडक्शन होता है, बियर का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। चलिए, ठीक है। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन इन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बेरेली, वेट, राइस एंड फ्रूट जूस। द प्रोसेस ऑफ conversion of sugar into alcohol by action of microbes like yeast called fermentation। ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, ये देखिए यहाँ भी वही चीज़ है, फर्मेंटेशंस आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब शुगर को ब्रेक डाउन करता है या उसको कन्वर्ट करता है अल्कोहल, जैसे ही ब्रेक डाउन करता है तो उससे क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और क्या निकलता है? आपका अल्कोहल निकलता है। तो वही हुआ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स लाइक ईस्ट इज कॉल्ड fermentation। लुइस पास्चर डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ fermentation इन 1857। अब यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जो सबसे पहले 1857 में फर्मेंटेशन का प्रोसेस को फाइंड किए थे, वही इसको बताए थे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर ये जो आप फर्स्ट बार मतलब फर्स्ट बार जब फाइंड किया था तो इसको देखिए, जब भी अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट बार फाइंड करता है मतलब कोई ना कोई दूसरा एक्टिविटी कर रहा होता है, और दूसरे एक्टिविटी करने के दरमियान ही उसको कुछ ऐसा चीज़ मिल जाता है जो वो उसके लिए नया होता है, और वो उसी को फर्स्ट फाइंड बोलते हैं, या जो मतलब कि एक तरह का नया खोज ही मान के चलिए, ठीक है। दुनिया में तो प्रेजेंट है, लेकिन वो नया तरह से ये क्या फाइंड किया, ठीक है, कि ये भी प्रोसेस होती है, बस हमको जानकारी में नहीं थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, किसने खोज किया था? लुइस पास्चर ने। कब खोज किया था? 1857 में। सम बैक्टीरिया आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड टोबैको। सम बैक्टीरिया टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन एसिड लाइक लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, देखिए ये सब जो एसिड है वो आपको एसिड बहुत तरह से यूज होता है, बहुत प्रकार के यूज होता है। जैसे एसिटिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? विनेगर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये विनेगर कैसे बनता है? ये आपका बैक्टीरिया ही बनाता है, ठीक है। क्या होता है कि एक आपका ये एक जो बैक्टीरिया है उसका नाम है तो ठीक है। इसका स्पेलिंग शायद आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, फिर से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ACETOBACTER। ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया को अल्कोहल में ऐड कर दिया जाता है। इस बैक्टीरिया को अल्कोहल में ऐड कर दिया जाता है, और ये अल्कोहल में जब ऐड होता है तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अल्कोहल को क्या बना देता है? एसिटिक एसिड बना देता है, जिसको हम लोग विनेगर ही बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, इसको आप लिख लीजिएगा, आपके बुक्स में नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बैक्टीरिया जो आपको लिखा हुआ यहाँ पे है, इसको अल्कोहल के साथ ऐड किया जाता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये बैक्टीरिया अल्कोहल को कन्वर्ट कर देती है किस में? एसिटिक एसिड में, जिसको हम लोग विनेगर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये चाउमीन वगैरह जो खाते हैं उसमें चाउमीन को सॉफ्ट करने के लिए विनेगर ही यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे
ये भी देखिए आपका एक्टिविटी है, 3 से 4 एक्टिविटी है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मेडिकल यूज। ओके, मेडिकल यूज करने का मतलब कि बैक्टीरिया हम लोग तो देख लिए कि फूड में, हमारे भोजन में किस तरह से हेल्प करती है, और अब हम देखेंगे कि जो आपका मेडिकल यूज़ है, ठीक है। मेडिकल यूज़ करने का मतलब मेडिसिन बनाने में भी बैक्टीरिया का हेल्प होती है, वैक्सीन बनाने में भी बैक्टीरिया की हेल्प होती है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे एक एक करके इस एक्टिविटी को देखेंगे, अब देखेंगे इसमें कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ठीक है। चलिए, सम ऑफ medicinal use of microorganisms are given below. Production of antibiotic. When we fall ill, the doctor gives us some antibiotic tablet, capsule or injection. What are antibiotics? How they are produced? अब आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये एंटीबायोटिक होती क्या है, ये बनता कब है, ये बनता क्यों है, और सबसे पहले इसको बनाने वाले कौन थे। ये तो आप लोग के दिमाग में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं इस क्यूरियोसिटी को आपको बताते चलाऊँगा कि कैसे क्या हुआ, ठीक है। चलिए, द मेडिसिन प्रोड्यूस्ड बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया and fungi which kill or stop the growth of diseases causing microorganism present in our body called antibiotic। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका अदर नेम पैथोजेंस है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पैथोजेंस है, ठीक है। present in our body are called antibiotic। The source of these antibiotic medicine are microorganisms। This day a number of antibiotic are produced from bacteria and fungi। उसका कुछ कुछ नाम दिया गया। अब पहले हम लोग देखेंगे सर एंटीबायोटिक का जो ये खोज हुआ कहाँ से। अब आपको यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, स्कॉटिश जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, जो बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं, बैक्टीरियोलॉजी में, ठीक है। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे जो बैक्टीरिया की खोज करते थे, ठीक है। तो वो अपने जो भी एक तरह का बीमारी चला हुआ था, ठीक है, वो आपका कुछ बीमारी चला हुआ था, उस पर वो काम कर रहे थे, ठीक है। उस पर वो क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, उसकी किस तरह से ह्यूमन हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, वो मतलब इस तरह से अपना एक्टिविटी कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे, कुछ उसको कल्टिवेट कर रहे थे, उसके बारे में जान रहे थे। तो जस्ट उसके बगल में लेबोरेटरी में ही, तो ये जब उसको ध्यान दिए कि कुछ जो आपका स्पोर्स है वो लिटिल ग्रीन और मोल्ड टाइप का है, और ये जो मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ये जो बैक्टीरिया था, यही इसी के बारे में वो स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो वो स्टडी कर रहे थे, तो देखे कि उसके आसपास में जहाँ पे वो इस बैक्टीरिया को ग्रो किया हुआ था, तो वहाँ पे आसपास में एक ग्रीन कलर का मॉड्यूल टाइप का ईस्ट ग्रो हो रहा है, ठीक है, फंगी ग्रो हो रहा है, ठीक है। और फंगी ग्रो हो रहा, तो उन्होंने वहाँ पे ये देखा कि ये जो बैक्टीरिया को अपने आसपास ग्रो करने नहीं दे रहा, जो फंगी था अपने आसपास, जैसे मान के चलिए ये प्लेट है, ठीक है, इस पर कुछ वो ग्रो कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि इस पर ग्रो हो रहा, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, इस पर ग्रो हो रहा, ठीक है, इस पर भी ग्रो हो रहा, लेकिन यहाँ पे देखे कि ये छोटा सा पार्ट्स में एक ग्रीन कलर का फंगी ग्रो हो रहा, ठीक है। अब फंगी ग्रो हो रहा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ भी आसपास जो भी है उसको वो ग्रो करने नहीं दे रहा। किसको ग्रो करने नहीं दे रहा, जो वो इस स्टैफिलोकोकी एक बैक्टीरिया है उसको ग्रो करने नहीं दे रहा। अब ग्रो करने नहीं दे रहा है, साथ ही साथ वो अपने आसपास जितना भी बैक्टीरिया था उसको मार भी रहा है। तो अब तो जो बीमारी की खोज वो कर रहे थे कि किस तरह से होता है, किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, तो उसका तो दवा मिल गया। अब ये जो फर्स्ट फंगी थे जो यहाँ पे ग्रो कर रहा था, उसका नाम था पेनिसिलियम। क्या नाम था, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, ठीक है। ये जो पेनिसिलियम बैक्टीरिया था, ये यहाँ पे फंगी था, यहाँ पे वो ग्रो कर रहा था, और इसी के आधार पे एक नया एंटीबायोटिक बनाया गया। एंटीबायोटिक मतलब क्या होता है,
कि अगर मेरे शरीर में कुछ बैक्टीरिया चला गया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया है तो उसको मारने के लिए कुछ नया हम बैक्टीरिया यूज़ करेंगे, तो वो एंटीबायोटिक का काम करेगा, एंटीबायोटिक का काम करेगा। और इसी के नाम पे, पेनिसिलियम के नाम पे ही एक नया फर्स्ट जो आपका एंटीबायोटिक बना वो पेनिसिलिन बना। क्या बना? पेनिसिलियन। क्या बना? पेनिसिलियन बना। ठीक है, इतना तो ध्यान में रहा होगा, हम आपको पढ़ के बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कब बना था? आपका 1929 को। कब बना था? 1929 को खोज किया हुआ था। ठीक है, और इसी से क्या हुआ कि जो पेनिसिलियम आपका पेनिसिलिन आपका जो बैक्टीरिया था, उससे आपका जो भी बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था, कुछ सब पे नहीं, कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था, उसके ग्रो को वो इफेक्ट कर रहा था और उसको मार भी रहा था। इसलिए इसको ड्रग्स के रूप में लोगों को देने लगे और एंटीबायोटिक का काम करने लगा ये। ठीक है, मेरी यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पे वो लिखा हुआ है, फंगी कॉल्ड पेनिसिलियम नोटाटम। ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है पेनिसिलियम नोटाटम। ठीक है, अब यहाँ पे ये ग्रो कर रहा था। इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन मॉड्यूल नॉट ओनली प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बट ऑल्सो किल्ड मेनी ऑफ दिस डिजीजेस कॉजिंग बैक्टीरिया। फ्रॉम दिस मॉड्यूल पेनिसिलिन ड्रग वॉज प्रिपेयर्ड। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कौन सा बैक्टीरिया था, पेनिसिलियम नोटाटम था। कौन सा ड्रग्स बनाया गया पहले, एंटीबायोटिक, वह पेनिसिलिन ड्रग्स था। ठीक है, तो इस तरह से पहला फ्लेमिंग जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, वो पहला इफेक्टिव एंटीबायोटिक डिस्कवर किए थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो इसी तरह से ढेर सारा बैक्टीरिया और ढेर सारा बैक्टीरिया पे प्रयोग करके, ढेर सारे फंगिस पे प्रयोग करके, ढेर सारे मतलब जो भी जिसके इफेक्ट में वो एक दूसरे को इफेक्ट करता हो। जैसे अब ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि सिर्फ पेनिसिलियम जो बैक्टीरिया है वो सभी पे हावी है, नहीं, ऐसा नहीं है। सब बैक्टीरिया अलग अलग चीज़ों के लिए इफ़ेक्टिव है। अब वो उसी से मिला करके नया तरह का एंटीबायोटिक बनाया गया। ठीक है, तो ये जो आप नाम देख रहे हैं ये सब क्या है? एंटीबायोटिक है। ठीक है, और ये कॉमनली यूज होता है, हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, The first antibiotic was penicillium was prepared by the fungus called Penicillium notatum. Antibiotics are also mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animal. Antibiotics are used to control many plant diseases. तब इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर मान के चलिए एनिमल्स को भी इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें भी एंटीबायोटिक यूज़ किया जाता है, उसे खाने के साथ मिला करके उसको खिलाया जाता है। अगर पेड़ को भी इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब जहाँ भी एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, जिस जगह पे भी लिविंग थिंग्स हो, अब नॉन लिविंग थिंग को तो वो कुछ करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर जहाँ भी उसको ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, और हम लोग जनरली बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल यूजिंग एंटीबायोटिक्स। मतलब क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताया गया। ठीक है, चलिए एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। इसलिए बोला जाता है कि आप लोग को जब भी दवा लेना हो तो कोई क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ से वो आपको जिस तरह से आपको जो एंटीबायोटिक आपको यूज़ करने के लिए दिया जा रहा है वो यूज आप कीजिए। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाते हैं, झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसको क्या नॉलेज है? वो तो रहते रहते बेचारा सीख रहा है, कहीं कंपाउंडर रहा होगा तो वो सीख गया तो और दुकान खोल लिया। तो वैसे व्यक्ति के पास ना जा कर के आप अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, ताकि आपका जो बीमारी है, जो आपका जो प्रॉब्लम है, वो अच्छे से पता चले और उसका सही समय पे आपका इलाज हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है वी मस्ट कंप्लीट द इंटायर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक prescribed by the doctor. This complete destroy the disease causing microorganisms in our body. We may fall ill again if we do not complete the course. हाँ, दूसरी बात आपका है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए और आपको बोला गया कि आप 30 दिन तक दवा खाइए, तो आपको 30 दिन तक ही दवा खाना है।
अगर आप वो पूरा कोर्स आप नहीं कर पाओगे तो आपके अंदर जो भी बैक्टीरिया है जिससे आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। अगर आप पहले अगर छोड़ देते हैं या ज़्यादा ले लेते, ज़्यादा भी नहीं लेना है, कम भी नहीं लेना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है वी शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक्स वी वेन नॉट नीड और इन रॉन्ग डोज, ठीक है। अगर आपको कभी ज़रूरत ही ना हो, ठीक है, एंटीबायोटिक की, तो आप उस समय ना लीजिए, ठीक है। यानी कि बस ऐसे ही मज़े के लिए खा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे देखते होंगे कि होम्योपैथिक का दवा खाते हैं, चाहे किसी का हमको अच्छा लगता है इसलिए अरे भाई अच्छा लगता है तो ठीक है खाइए, लेकिन अगर आपने बिना वजह का खाया तो हो सकता है कि उस तरह का प्रॉब्लम आपके बॉडी में हो, और वो हो सकता है कि आपको बाद में जिस डोज से, जितना पावर के दवा से आपको ठीक होना था, वो उससे आप ना ठीक हो करके उससे हाई डोज पे काम करना पड़ेगा, और हो सकता है कि वो मेडिसिन आप पे इफ़ेक्ट भी ना करे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंटीबायोटिक ड्रग्स लेस इफेक्टिव व्हेन वी आर मटेरियली नीड इन फ्यूचर। अब यहाँ पे वही बात हम बोल रहे हैं कि अगर आप एंटीबायोटिक खाते हैं बिना डॉक्टर के सलाह का, या आपको कोई बीमारी नहीं है फिर भी आप ले रहे हैं, तो अगर वही बीमारी आपको बाद में होगी तो आपको वो जो ड्रग्स चाहिए, जितना ड्रग्स चाहिए, अगर वो भी दिया जाए तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। हो सकता है उससे हाई पावर का आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए, आपको बहुत ही सोच समझ के दिखाना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, वो उसका दवा, अच्छा ये सर का दवा है, ये सर दर्द का दवा हम भी खा लेते हैं, अच्छा उसका, अरे भाई उसका दवा तुम क्यों ले रहे हो सकता है उसकी क्या प्रॉब्लम थी, क्या उसमें एलर्जी था, किस कारण डॉक्टर उस दवा को प्रिफ़र किया है, आप उस चीज़ को इग्नोर करके बस दवा है तो ले लिया। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से आपको ही इफ़ेक्ट होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंटीबायोटिक टेक अननेसेसरली में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर आप एंटीबायोटिक बिना वजह का लेते हैं हमेशा, ये तो बच्चों में होते रहता है, आपका होम्योपैथिक का जो भी देखते हैं डब्बा वाला आता है वो उसको खाते रहता है। अगर आप बिना मतलब का खा रहे हैं तो हो सकता है कि जो भी हमारे अंदर पेट के अंदर या शरीर के अंदर कोई भी यूजफुल बैक्टीरिया है तो उसको वो नष्ट कर देगा, और वो नष्ट कर देगा तो आपके बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर आपके बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा तो आप बीमार पड़ जाओगे। देखिए ये बहुत लंबा चेन बन जाएगा, इसलिए आपको खुद समझना है कि एक छोटी सी गलती से लेकर के आपको इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ को आप इसको छोटा ना समझें, इस चीज़ को आप बच्चे को, खुद को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, किन्हीं को, सबको बताना है कि जब ज़रूरी हो तब हम क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही जाएं, और वो जो सजेस्ट करेंगे हम उसी को प्रीफर करें, ना कि हम किसी झोला छाप डॉक्टर के पास गए जो मेडिकल वगैरह खुला रहता है, उससे आप ले लिए दवा। ठीक है, उसको कुछ नॉलेज है, एक्सपीरियंस हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि आपके बॉडी को बिना चेक किए, बिना कुछ किए आपको दे दिया, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा कोई देता तो आप ना लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंटीबायोटिक शुड नॉट बी टेकन व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फ्लू caused by virus. This is because antibiotics are not effective against diseases caused by virus. हाँ, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपका कोई भी बीमारी जो वायरस से हो रही है तो वो उसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करते, ठीक है। जो भी बीमारी वायरस से हो रही है उसमें आपका एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए इतना हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, अब यहाँ पे वैक्सीन आती है एक आपका, अभी भी आप लोग सुन रहे होंगे कि कोरोना वायरस का वैक्सीन नहीं आया, कोरोना वायरस का वैक्सीन नहीं आया। वैक्सीन मतलब टीकाकरण, टीका, और वैक्सीनेशन मतलब होता है टीकाकरण,
तो टीका जो बहुत सारे बच्चे को जब छोटे थे या कभी भी थे तो उनको टीका दिया गया होगा, टीकाकरण किया गया होगा बहुत सारे बीमारी से लड़ने के लिए। जैसे पोलियो का अभी भी हम लोग पीते हैं, ड्रॉप पीते हैं। तो ये जो आपका वैक्सीनेशन जो होती है वो आपको या तो माउथ के थ्रू या तो आपको इंजेक्शन के थ्रू आपको दिया जाता है, ठीक है। तो वैक्सीन होता क्या है, इसमें क्या किस तरह का ये एक्टिविटी करता है, वो हम आज पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। Microorganisms are used in the production of vaccine which protect humans and other animals against several diseases by providing immunity against the concerned diseases। ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी क्रिएट करवाती है, जिससे अगर फ्यूचर में आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है इसी डिसीज़ से रिलेटेड तो आप उसे फेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इम्यूनिटी क्या हुआ, द एबिलिटी ऑफ वंस बॉडी टू रेसिस्ट और डिसीजेस इज नॉन एज इम्यूनिटी। अभी जो कोरोना वायरस है कहा जाता है जिसका इम्यूनिटी सिस्टम मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, शायद यही होता है, ठीक है। हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये अब ये प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है या बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी होते हैं जो अगर छोटा मोटा भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमारे बॉडी उससे लड़ती है और हमारे बॉडी इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बचाती है, ठीक है। जैसे मान के चलिए, जैसे हम लोग आप लोग पढ़े भी होंगे, विटामिन क्यों लेते हैं, किसी बीमारी से लड़ने के लिए हमें मदद करती है। तो इसी तरह से बहुत सारे एंटीबॉडी या बहुत सारे इम्यूनिटी सिस्टम हमारे अंदर काम करती है और वो जिस तरह से काम करती है हमें बचाने का, उसी को हम लोग इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो इम्यूनिटी सिस्टम कहने का मतलब एक तरह का सेफ है, ठीक है। हम लोग के पास अगर जितना इम्यूनिटी सिस्टम होगा उतना हम रोगों से लड़ने की क्षमता होगी, अगर जितना कम इम्यूनिटी सिस्टम होगा वो हमें और बीमार पड़ेगी। अब इम्यूनिटी सिस्टम आती कहाँ से, ये आपको खान पान पे ध्यान देना होगा, आपको एक्सरसाइज करना होगा, आपको मतलब जो भी आपका स्वस्थ एक्टिविटी है, जो भी आपका हेल्दी एक्टिविटी है वो आपको करना पड़ेगा। हेल्दी हाइजीन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, आपको स्वस्थ खाना खाना पड़ेगा, अच्छे खाना खाना पड़ेगा, बाहर का खाना ना खाए, दूषित खाना ना खाए, अच्छे कपड़े पहने, डेली स्नान करें। ये बहुत सारा एक्टिविटी है, आप लोग शायद जानते ही होंगे। अगर वो सब आप रेगुलर करते हैं, फूड बैलेंस डाइट लेते हैं, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बरकरार रहेगा और आपको रोगों से लड़ने की क्षमता आपको मिलते रहेगा, ठीक है। ये जो कोरोना वायरस है, देखते होंगे सुने होंगे कि जो पुरुष होती है, जो मिडिल एज का जो यंगेस्ट है, उनको थोड़ा कम इफेक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि उसमें इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा होती है। और ये बुज़ुर्ग लोग जो ये आपका जो बूढ़े बुज़ुर्ग लोग हैं उनको ज़्यादा इफेक्टिव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम धीरे धीरे कम हो रहा है। बच्चों को भी इफेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम अभी बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे वैक्सीनेशन क्या होता है, इम्यूनिटी अगेंस्ट पर्टिकुलर डिजीज कैन बी डेवलप्ड बाई टेक्निक कॉल्ड वैक्सीनेशन। अब यहाँ पे वैक्सीनेशन तो हम बाद में समझेंगे, पहले ये समझेंगे कि वैक्सीन होता क्या है, ठीक है, वो हम देखेंगे, ठीक है। ए स्मॉल डोज ऑफ डेड एंड वीकेंड, डेड मतलब मरा हुआ, वीकेंड मतलब कमज़ोर, डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स, जो आपको बीमारी उत्पन्न करता हो वैसा माइक्रोब्स, यूज टू स्टिमुलेट इम्यूनी रिस्पॉन्स इन द बॉडी। अब ऐसे को हमारे बॉडी में डाल दिया जाता है, वैसे माइक्रोब्स को डाल दिया जाता है जो हमारे बॉडी में जाता है लेकिन वो कमज़ोर रहता है, वो मरा हुआ रहता है। और जैसे ही हमारे बॉडी में इंटर करता है तो हमारे बॉडी को लगता है कि बाहरी माइक्रोब्स आ गया है जिससे हमको बचना है, और वो अपना एक तरह का एंटीबायोटिक क्रिएट करना स्टार्ट करता है, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारा एक्टिविटी करना स्टार्ट करता है। और इसी से क्या होता है कि वो, अब ये तो आपका हार्मफुल है नहीं, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है नहीं, ये तो कमज़ोर है और मरा हुआ है, लेकिन हमारा बॉडी तो इसको देख करके अपने आप को मजबूत कर लिया। और कभी भी भविष्य में अगर इस तरह के वायरस फिर से आती है तो वो तो हमारे बॉडी में एंटीबायोटिक्स है ही, एंटीबॉडी बना हुआ ही है और उसको वो भगा सकता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब इस प्रोसेस को, जैसे वैक्सीन देने की प्रोसेस को हम लोग वैक्सीनेशन बोलते हैं,
ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान के चलिए आपको ट्रेंड किया, ये फौजी वगैरह में भी आप लोग देखे होंगे, जैसे मान के चलिए हमको आतंकवाद से वगैरह लड़ना है तो पहले ट्रेंड किया जाता है कि मान के चलिए आपको एक रूम दिया जा रहा है और उसी में आपको आतंकवादी का मान के चलिए घुसपैठी इसी मकान में है, तो आपको प्रैक्टिस करना है कि हम कैसे इससे लड़ें। तो उसमें ड्रिल प्रैक्टिस होता है, ठीक है, ड्रिल होता है, ठीक है। तो उसमें ड्रिल में क्या होता है कि वो वैसे ही एक्टिविटी करेगा जैसे वो प्लानिंग करता है कि हाँ हमको वो वहाँ पे करना है, और उस एक्टिविटी को पूरी अच्छी तरह से दोहराता है, जो भी एक्शन करना होता है, जो भी गोली चलाना होता है, और वो करने के बाद देखता है कि इसमें कहीं फॉल्ट तो नहीं है। तो उसी तरह हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को हमारे बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक जनरेट करने के लिए वैक्सीन डाला जाता है, ताकि भविष्य में अगर कोई भी इस तरह के बीमारी हमारे बॉडी में इंटर करे तो वो पहले ही तैयार रहे कि भाई ये सब आपका नुकसान करने के लिए आ रहा है और वो आप बच सकते हैं, ठीक है। इसलिए पोलियो का और बहुत सारा डीपीटी हो गया, बीसीजी हो गया, बहुत सारे टीकाकरण है जो बचपन से ही दिया जाता है कुछ सालों तक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर मान के चलिए कभी कभी क्या होता है, किसी को अगर वैक्सीनेशन की प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है, सूज जाता है या फूल जाता है, ठीक है। तो अब आपको लग रहा हो कि सर ये वैक्सीनेशन बनाने के लिए क्या पहले ट्रायल होती है क्या? अरे भाई हाँ, ट्रायल होती है। ऐसा थोड़ी है कि मान के चलिए कोई साइंटिस्ट बोला कि ये वैक्सीन तैयार हो गया और आप इसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं। अभी जो कोरोना वायरस है इसको बहुत सारे कंपनी लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग बना रहे हैं, तो ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अभी भी न्यूज़ में देखे होंगे 45 मेंबर को चुना गया है। वो ज़बरदस्ती चुना नहीं गया है, वो स्वेच्छा से आए हैं, स्वेच्छा से आए हैं। और स्वेच्छा से आने के बाद वो अपने पे उस वैक्सीन का, कोरोना वायरस का वैक्सीन का अपने बॉडी में टेस्ट करवाएगा। तो पहले जब भी वैक्सीन तैयार होती है तो पहले किसी न किसी व्यक्ति पे एक लार्ज पैमाने पे उसको टेस्ट किया जाता है, और टेस्ट करने के बाद जब सब पे सफल हो जाता है, सब पे अच्छे कार्य करने लगता है, तब जाके उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है, तब जा कर के सरकारी हॉस्पिटल में इसे लॉन्च किया जाता है, इसे दिया जाता है, ठीक है। अगर ये काम नहीं करता है, अगर किसी को बैड इफ़ेक्ट हो गया या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से उसको फिर से उसमें कुछ चेंज करता है, फिर उसमें कुछ ऐड करता है। तो इस तरह से बहुत सारे एक्टिविटी करना पड़ता है। इसलिए अभी बहुत सारे एक कहाँ का तो यूनिवर्सिटी था शायद, वहाँ के साइंटिस्ट लोग बना लिए थे और कोरोना वैक्सीन। तो कोरोना वैक्सीन बनने के बाद उनको टेस्ट करने के लिए 45 आदमी स्वेच्छा से, ऐसा नहीं कि आपको ज़बरदस्ती बुलाएगा, स्वेच्छा से, सोचिए कितना महान काम कर रहे हैं, स्वेच्छा से गए और अपने आप पे वो टेस्ट करवाएंगे। अगर वो अच्छा रहा तो ठीक है, नहीं तो वो उसकी जान भी जा सकती है। तो बहुत सारा टेस्ट होने के बाद इस वैक्सीन को हमारे मार्केट में, हमारे हॉस्पिटल्स में लाया जाता है, ठीक है। और इसको लेने के बाद अगर मान के चलिए किसी को सूजन आ जाती है तो उसको ठंडे पानी से या बर्फ़ से इसको सेकाई करनी चाहिए, ठीक है। और थोड़ा बहुत खांसी वगैरह हो सकती है, थोड़ा बहुत बुखार वगैरह आ सकता है, लेकिन ये रेयर केस में ठीक हो जाती है, ठीक है। चलिए, बहुत लंबा वीडियो बन रहा है लेकिन इसको आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, व्हेन वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन इट एक्ट लाइक ए एंटीजन। द बॉडी ऑफ द पर्सन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस इंट्रोड्यूस्ड माइक्रोब्स। ये तो आपको पहले बता चुके हैं। दिस एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी, प्रोटेक्ट हिम और हर अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शन ऑफ सेम माइक्रोब। ये तो आपको क्लियर हो गया। सेवरल डिसीजेस इंक्लूडिंग कोलेरा, tuberculosis, smallpox, tetanus, polio, हेपेटाइटिस बी कैन बी प्रिवेंट बाय द वैक्सीनेशन, ठीक है। बहुत सारी बीमारी है जिसका वैक्सीनेशन किया जाता है ताकि फ्यूचर में किसी को ऐसा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इन आवर चाइल्डहुड वी आर गिवन इंजेक्शन और वैक्सीन ड्रॉप्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सेवरल डिसीजेस। जब आपको पता ही होगा, आपको पोलियो भी पिलाया जाता है, बहुत सारे टीकाकरण होती है, बहुत सारे सुई लिया जाता है, ठीक है। अ पार्टिकुलर वैक्सीन इज गिवन एट ए पार्टिकुलर एज, दिस इज कॉल्ड इम्यूनेशन शेड्यूल। अब यहाँ पे बात आती है कि सर जो हम लोग, ऐसा नहीं है कि सभी वैक्सीन एक ही साथ ले ले, तो नहीं, ऐसा नहीं है।
सबका एक रूल्स बना होता है, सबका एक शेड्यूल बना होता है। उस शेड्यूल में अगर हम वैक्सीन लेते हैं तो अच्छा होता है, अगर नहीं लेते हैं तो इफ़ेक्ट करेगा। इसी को अब यहाँ पे बोला गया है इम्यूनेशन शेड्यूल। क्या बोला गया है? इम्यूनेशन शेड्यूल। क्यों बोला गया है? a particular vaccine given at a particular age, this is called immunization schedule। ठीक है, ये जो आपको समय समय पर दिया जाता है कि 6 साल में ये लेना है, ये 12 महीना में ये लेना है, 9 महीना में ये लेना है, तो बहुत सारा दिया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनेशन शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे सीरियल नंबर 1 में 0 मंथ में स्मॉल पॉक्स, BCG, ये प्रोटेक्शन फ्रॉम अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, ये टीबी से बचाव के लिए BCG यूज किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद 3 से आपका 12 मंथ में आपको DPT, ये आपका DPT हो गया, D से हो गया डायफेरिया, P से हो गया प्रेटियसिस, और T से टेटनस हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर पोलियो हो गया। फिर BCG आपको पता ही है। ठीक है, 3 से 12 साल में पड़ता है। 9 से 15 महीना में आपका मिल्स और स्मॉल पॉक्स के बारे में दिया जाता है। रीवैक्सीनेशन मतलब होता है आपको फिर से टाइम टू टाइम दिया जाता है ताकि आपके अंदर वो एंटीबायोटिक बना रहे। ठीक है, 18 से 24 महीना में DPT दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है एक और पॉइंट्स दिया हुआ है, इफ़ द सेम एंटीजन इज इंट्रोड्यूस्ड अगेन इट इज़ नॉन एज बूस्टर डोज। ठीक है, अगर सेम एंटीजन सेम इंजेक्शन आपको लगाया जा रहा है कोई समय अंतराल के बाद, कुछ समय के बाद, तो उसको हम लोग बोलते हैं बूस्टर डोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूस्टर डोज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5 से 6 साल में हम लोग बोलते हैं स्मॉल पॉक्स का रीवैक्सीनेशन फिर होता है, मतलब फिर से दिया जाता है उसको। 5 से 6 साल में फिर DT दिया जाता है, डायफेरिया और टेटनस का दिया जाता है, बूस्टर डोज है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे आपका टीकाकरण बना हुआ है जो इसमें यूज़ किया जाता है। तो अब दिमाग में आता है कि सर सबसे पहले जो वैक्सीन है बना कहाँ, कौन बनाया, क्यों बनाया, कैसे बन गया, वो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि इसकी जो खोज किए थे आपको इवर्ड जेनवर खोज किए थे। कौन खोज किए थे? इवर्ड जनरल। वैक्सीन का खोज किसने किया था? इवर्ड जनरल किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब ये ब्रिटिश के डॉक्टर थे। ठीक है, खोज किए थे। कब किए थे? आपका 1798 में किए थे। कब किए थे? 1798 में किए थे। ये आपको ध्यान रखना होगा। कौन सा पॉक्स में? स्मॉल पॉक्स में किए थे, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये जो आपका पार्टिकुलर दिया हुआ है इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको रीड कर लीजिएगा, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वैक्सीन कब बनाया गया था सबसे पहले, कि इसकी खोज किसने की थी, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग विटामिन B कम्प्लेक्स टैबलेट। विटामिन B कम्प्लेक्स टैबलेट मतलब होता है कि उसमें विटामिन B, सब विटामिन A, विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 3, विटामिन 12, विटामिन 15, सब विटामिन उसमें मिला हुआ रहता है। ठीक है, और ये जो भी आपको न्यूट्रिएंट्स में कमी होता है उसको कमी करने के लिए विटामिन कम्प्लेक्स मतलब मिला हुआ। ठीक है, उसको डेवलप किया जाता है बैक्टीरिया से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।